हम उसको कंट्रोल करेंगे। जैसे हम रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं या रिमोट कंट्रोल कार चलाते हैं। आजकल हम काफ़ी बच्चे देखते हैं, छोटी सी कारें हैं, उसमें बच्चे को बिठा दिया और रिमोट कंट्रोल से कार चला रहा है पीछे मम्मी पापा। उसी तरह ड्रोन भी रिमोट कंट्रोल से चल सकते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें एक रेडियो फ्रीक्वेंसी लिंक होगा। जो जो कंट्रोलर है वो ड्रोन को उस तरह से कंट्रोल करेगा। वो फ्रीक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड में उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो उस फ्रीक्वेंसी को अगर हम जैम कर दें तो जो कम्युनिकेशन है ड्रोन कंट्रोलर और ड्रोन के बीच वो टूट जाएगा। सर, आपने फाइटर एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स की बहुत बात की, लॉन्ग रेंज वेपन्स की बात की, और ये एयर डोमेन में एक और वेपन है और ये 2020 से बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है, जिसको ड्रोन्स बोलते हैं। रशिया यूक्रेन में, जैसे आपने कहा, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और यूक्रेन ने कई बार बहुत डीप स्ट्राइक्स करके दिखाई हैं ड्रोन्स के साथ। कुछ स्ट्राइक्स 2000 किलोमीटर रशिया के अंदर भी करके दिखाई हैं। यही हमने इजराइल ईरान में भी देखा और अभी ऑप सिंदूर में भी देखा कि पाकिस्तान ने 400 से 500 ड्रोन्स भेजी थी। और हमारे पास लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स थे मीटियोर की तरह, तो वो उतने पास नहीं आ पाए। और उनके पास जो एयर टू ग्राउंड वेपन्स हैं, जो मेनली उनके मिराज 5 और JF-17 पे थे, उनकी रेंजेस हमारे जो एयर डिफेंस की रेंजेस थी, स्पेशली S-400, उससे काफ़ी कम थी। तो एक्चुअली वो अपने एयरफोर्स से हमारे ऊपर कोई भी प्रहार नहीं करता। नमस्कार, फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एयर मार्शल रवि कपूर। ये AOCNC सेंट्रल एयर कमांड रह चुके हैं और ये डेप्यूटी कमांडर इन चीफ स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड भी रह चुके हैं। सर के पास 5000 घंटे से भी ऊपर फ्लाइंग एक्सपीरियंस है और सर ने कम से कम 40 साल भारतीय वायुसेना में बिताए हैं। सर, आपका स्वागत है। रोहन, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। सर, बात करते हैं भारतीय वायुसेना की और मैं शुरू करूंगा ऑपरेशन सिंदूर से। तो हमारी वायुसेना को मिले हैं 13 युद्ध सेवा मेडल, 26 वायुसेना मेडल, 4 सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल और 9 वीर चक्र। वीर चक्र जो है हमारे देश का तीसरा उच्चतम मेडल माना जाता है। तो साफ साफ है कि इस बार वायुसेना ने बहुत एक्शन में पार्ट लिया है। उनका बहुत ज़्यादा किरदार रहा है ऑपरेशन सिंदूर में। आपको क्या लगता है कि अब क्या होगा? ऑपरेशन सिंदूर को बहुत अच्छी तरह और बहुत ही डिटेल में कवर किया चुका है। ये पहली बार हुआ है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ एयर पावर का ही मैक्सिमम यूज हुआ है। भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो अगर हम देखें, आज़ादी मिलने से, इंडिपेंडेंस मिलने से 1947 में से लेके अभी तक भारतीय वायुसेना का उपयोग उतना ज़्यादा नहीं किया गया है, क्योंकि हमारी जो लीडरशिप है वो हमेशा समझती थी कि अगर हम वायुसेना का उपयोग करेंगे और वायुसेना का प्रहार करेंगे तो वो एक एस्केलेटरी स्टेप होगा और उससे वॉर और लड़ाई बढ़ने की ज़्यादा संभावना है। उसका रीज़न एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था कि पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। भारतीय वायुसेना को अगर किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय करना होता था तो उसको उस टारगेट के पास जाना पड़ता था और उसके पास ऐसे प्रिसीशन वेपन्स नहीं थे जिससे कि कोलेटरल डैमेज ना हो। दूसरा, भारत ने हमेशा ये कहा है कि वो एक सैनिक लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, उसकी लड़ाई टेररिज्म से है। और अब बालाकोट के बाद जिस तरह से वायुसेना को बालाकोट में यूज़ किया गया, उससे हमारे देश के नेतृत्व को ये एक कॉन्फिडेंस आया कि भाई वायुसेना का प्रयोग या एयर पावर का प्रयोग एस्केलेट नहीं हो सकता, उसकी एस्केलेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी को सोचते हुए हम लोगों ने ये काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक की थी 7 मई को। लेकिन और उसके बाद ये भी बता दिया था कि इसके बाद हमारा कोई और मन नहीं है इससे आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने हमको फोर्स किया
टारगेट्स और सिविलियन पॉपुलेशन सेंटर्स को अटैक किया तो हमको रिस्पॉन्ड करना पड़ा। और इस रिस्पॉन्स में जो सबसे अहम भूमिका थी वो भारतीय वायुसेना की रही। इसीलिए इतने मेडल, गैलेंट्री मेडल और सेवा मेडल भारतीय वायुसेना को मिले हैं। ये पहली बार हुआ है कि किसी भी ये मैं वॉर नहीं कहूंगा, ये एक छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट थी, लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट, और इस लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट में भी अगर भारतीय वायुसेना ने इतने गैलेंट्री अवार्ड जीते हैं और इतने सेवा मेडल जीते हैं। मैंने ये देख रहा था कि आज तक 10 सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल मिले हैं और आज मुझे ये बहुत खुशी है कि भारतीय वायुसेना के पास उसमें से 5 हैं। तो ये जो कैपेबिलिटी है भारतीय वायुसेना की, जो हम लोगों ने एक बहुत मेथोडिकली पिछले 6 या 7 साल में बनाई है, जो टेक्नोलॉजीज, जो वेपन सिस्टम लाए हैं, उसकी वजह से हमारे पास ये एक काबिलियत है कि सिर्फ एयर पावर को यूज करते हुए एस्केलेशन को कंट्रोल किया जा सके। और एस्केलेशन को इसलिए हम कंट्रोल कर सके क्योंकि हमने पाकिस्तान एयरफोर्स को अटैक करने का चांस ही नहीं दिया। अगर आप देखें तो पाकिस्तान एयरफोर्स इस पूरी इक्वेशन के बाहर रहा, क्योंकि कोई भी एक बालाकोट में उन्होंने क्या किया था, बालाकोट में 32-35 जहाज लाए थे और काफी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास वो फ्लाई कर रहे थे। लेकिन इस बार क्योंकि S-400 थी और हमारे पास लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स थे मीटियोर की तरह, तो वो उतने पास नहीं आ पाए। और उनके पास जो एयर टू ग्राउंड वेपन्स हैं, जो मेनली उनके मिराज 5 और JF-17 पे हैं, उनकी रेंजेस हमारे जो एयर डिफेंस की रेंजेस थी, स्पेशली S-400, उससे काफी कम थी। तो एक्चुअली वो अपने एयरफोर्स से हमारे ऊपर कोई भी प्रहार नहीं करता है। जब उनका एयरफोर्स इस पूरी इक्वेशन के बाहर हो गया तो उन्हें ये लगा कि अब ये वॉर कैसे आगे बढ़ सकता है। तो उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल्स का यूज किया। मिसाइल्स बहुत ही लिमिटेड, मैं तो ये कहूंगा कि ड्रोन्स भी बहुत लिमिटेड है। ज्यादातर ड्रोन्स कॉमर्शियल ऑफ द शेल्फ थे, लेकिन जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस तैयार की भारत ने, आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर आकाश तीर को इंटीग्रेट किया IACCS से, उससे एक दूसरी ये बात हो गई कि जो भी उनके ड्रोन्स और मिसाइल्स आए उनको हम लोग न्यूट्रलाइज करते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि हमारी एयर पावर की वजह से हम उनको ज्यादा क्षति पहुंचा पाए और हमारे अच्छे एयर डिफेंस की वजह से वो हमारे को क्षति नहीं पहुंचा पाए। और दूसरा जो ऑफेंसिव एक्शन किया, वो अगर हम देखा जाए तो जो क्लासिकल एयर पावर का यूज है उसके पहले 2 स्टेप हैं, काउंटर एयर ऑपरेशंस और एयर डिफेंस। तो जो काउंटर एयर ऑपरेशंस और एयर डिफेंस, जो कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, उनके रेडार्स, उनकी एयर डिफेंस को और उनके जो एयर बेसिस हैं उनको टारगेट करके उनको न्यूट्रलाइज करके एक सिग्नल भेजा गया कि हम आपको कहीं भी मार सकते हैं, आप कितने भी डीप चले जाए। तो ये दूसरा स्टेप था कि उनको हम उड़ने नहीं देंगे। अगर आप एक और स्टेप बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि हम इतना भारी प्रहार करें कि आपके जहाज भी ना उड़ पाए। और जो उसकी वजह से उसके बाद सीएड और ये और एयर डिफेंस की वजह से, जो मैंने पहले भी कवर किया कि लेयर्ड एयर डिफेंस में, क्योंकि हमारे पास अच्छे काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम थे जिसको हमने इंटीग्रेट किया, और मल्टीपल रेंजेस में लेयर्ड एयर डिफेंसेस में स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल से लेके S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल, जो कि 10 किलोमीटर से लेके करीब 350 किलोमीटर तक कवर कर सकता है, वो होने की वजह से हम लोगों ने ये एस्केलेशन को कंट्रोल किया। तो एयर पावर का बेसिकली एक और तरह से देखा जाए तो हम लोगों ने, जो चाइनीज ने एक फिलॉसफी निकाली थी A2AD, एंटी एक्सेस एरिया डिनायर, हमने उसको इम्प्लीमेंट करके दे दिया कि हम उनके डीप स्ट्राइक कर रहे थे और उनको हम अपनी तरफ नहीं आने दे रहे। तो ये करके A2AD फिलॉसफी का भी एक रूप उन्हें दिखा दिया, जो कि वो
चाइना से सीखना चाह रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर वॉरफेयर रेंज हो गया है, तो फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर यही रहेगा कि हम देखें कि ईरान इजराइल हो या इवन अभी जो रिसेंट हुआ थाईलैंड कंबोडिया, एयर पावर का मेजर रोल रहा उसमें। यूक्रेन और रशिया देखें आप तो उसमें एयर पावर का इतना रोल नहीं रहा है, वो ज्यादातर एक ड्रोन और मिसाइल फाइट हो गई है, तो इसीलिए वो इतनी लंबी खिंच गई है। जहां पर भी आप देखें सस्टेन्ड एयर पावर यूजेज, वो लड़ाई उतनी लंबी नहीं चली। तो ये भारत और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए कि हमारी एयर पावर जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही हम अपने एडवर्सरी को जल्दी ही निगोशिएटिंग टेबल पे ला सकते हैं। तो ये भी एक काफी इम्पोर्टेंट था। एक और इशू था कि जितने भी टारगेट हमने एड्रेस किए उसमें हमारा लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ, जबकि अगर हम पाकिस्तान के जो अवार्ड्स देखें तो उसमें करीब 150 से ज्यादा पॉस्ट्यूमस अवार्ड्स दिए गए, ऑलमोस्ट 150। बिल्कुल सर। तो वो क्यों हुआ है? क्योंकि उनके काफी लोग शहीद हुए हमारे एयर स्ट्राइक्स की वजह से। ये एयर पावर को एक और एज देता है। लॉन्ग रेंज वेपन्स और फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी। अब हम फ्यूचर की तरफ अगर आए थे कि भाई अब फ्यूचर में क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। हमको इसको एक वॉर की तरह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने पूरी एयर पावर को जो डॉक्ट्रिनली यूज करा जाता है उस तरह से हमने यूज नहीं किया, और जो हमारा जो एनिमी था उसने हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाया क्योंकि हमारी एयर डिफेंस थी। लेकिन अगली बार जैसे अब अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने आर्मी फोर्सेस रॉकेट फोर्सेस कमांड एस्टेब्लिश करने की बात कही है, बिल्कुल चाइना के PLARF के लाइंस पे, तो वो कन्वेंशनल होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि उनका जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो अलग रहेंगे, वो SPD के कंट्रोल में रहेंगे और स्ट्रेटेजिक कमांड के अंडर में रहेंगे। तो ये क्लियरली वो दिखाना चाहते हैं कि भाई ये जो एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल फिलॉसफी है वो भी अडॉप्ट करना चाहते हैं, और इसको देखते हुए और भारत को पाकिस्तान को नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान को एक्चुअली इस ऑप सिंदूर के बाद काफी तरह से इग्नोर भी किया जा सकता है, लेकिन कैपेबिलिटी बिल्डिंग चलती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें पाकिस्तान ने हमारी इंडिपेंडेंस से अभी तक पूरे 78 साल में उनका एक ही सिंगल फोकस रहा है, वो ये फोकस रहा है कि भारतीय वायुसेना की जो कैपेबिलिटी है उससे बढ़ के थोड़ी सी कैपेबिलिटी कैसे की। तो उन्होंने सेबर जेट्स लिए, स्टार फाइटर आए, उसके बाद उन्होंने F-16 लिए AMRAAM के साथ, फिर J-10C लिए PL-15 के साथ। तो ये प्राइमरली उनका फुल एम ये है कि हाउ टू रिमेन अहेड ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन टर्म्स ऑफ जब भी लड़ाई हो वो ये दिखा सके कि उन्होंने भारतीय वायुसेना का एयरक्राफ्ट शूट डाउन किया। ये वो बेसिक उनकी फिलॉसफी है। और अब ऑपरेशन सिंदूर से ये कहना ठीक होगा कि अपने एनिमी को हमें कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और उसको उतना ही प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस देना चाहिए जितना हम अपने आप को देते हैं। तो वो जरूर ऑप सिंदूर से लेसन सीखेंगे, वो जरूर टर्की और चाइना के साथ क्लोजली काम करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं उन्हें भारत के खिलाफ जो उन्हें डेवलप करनी चाहिए वो करें। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो भारत को जो अपनी मॉडर्नाइजेशन ड्राइव है उस पर डटे रहना पड़ेगा, जो हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम हो रही है उसको बढ़ाना पड़ेगा, जो हमारे वेपन्स हैं, जो अभी हम काफ़ी सारे लॉन्ग रेंज वेपन्स इंपोर्ट कर रहे हैं उसको हमें इंडिजिनाइज करना पड़ेगा। जैसे हम बोल रहे हैं रुद्रम 2, 3 और 4, रुद्रम 2, 3 और 4 को जल्दी ही प्रोडक्शनाइज करना पड़ेगा और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। LCA अगर देखा जाए तो इस ऑप सिंदूर में LCA का कहीं भी जिक्र नहीं रहा। LCA को अगर हमारे पास 200 LCA होंगे तो 200 LCA की पोटेंसी इस वॉरफेयर में क्या है वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई व्हाट डू दोज 200 LCAs ब्रिंग टू द टेबल, सो दे मस्ट कैरी देयर वेट। और उसमें अस्त्रा 2
ब्रह्मोस का लाइटर मॉडल बनाना पड़ेगा, जिससे कि एलसीए को आप एक लॉन्ग रेंज प्रिसीशन स्ट्राइक में यूज कर सकें। और Su-30 को जल्द से जल्द अपग्रेड करना पड़ेगा, जिससे कि वो लॉन्गर रेंज वेपन्स ले जाए, बिकॉज उसका जो अभी रेडार है वो रेडार अभी भी फेज एरे रेडार है। इट इज उसको आपको एईसा रेडार विरूपक्षा को जल्दी करना पड़ेगा। सो दूसरा, अब जब हमारी ये भारतीय पाकिस्तान ने आर्मी रॉकेट फोर्स बनाने की शुरुआत कर दी है, तो हमें अपनी एयर डिफेंस को ही उतना बढ़ाना पड़ेगा कि उसको और बेहतर नेटवर्क करना पड़ेगा, सेंसर्स बेहतर करने पड़ेंगे, उसमें एक एआई एनेबल्ड एयर डिफेंस सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा, जो कि आपके काउंटर यूएस काम करेगा, काउंटर क्रूज मिसाइल काम करेगा, काउंटर बैलिस्टिक मिसाइल काम करेगा, एंड अगर चाइना को देखा जाए तो काउंटर हाइपरसोनिक मिसाइल भी होना चाहिए। तो बैलिस्टिक्स को देश में कितना पैसा है, कितना बजट है और कहाँ हमको थ्रेट्स हैं, उसके हिसाब से उसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मिशन सुदर्शन चक्र 2035 तक आना चाहिए, तो अब हमने अपने डीआरडीओ के ऊपर इतना सारा प्रेशर डाल दिया है। आमका भी 2035 तक आना चाहिए, एलसीए मार्क 2 भी ऑपरेशनलाइज हो जाना चाहिए, सुदर्शन भी आ जाना चाहिए, कुशा भी आ जाना चाहिए, और हर तरह के वेपन सिस्टम आ जाने चाहिए। तो ये क्या हमारा देश कर सकता है, इसकी एक रियलिस्टिक असेसमेंट होनी चाहिए कि भाई हम ये सब डेवलप करके, प्रोडक्शनाइज करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, और उसमें जो एआई एनेबल्ड कैपेबिलिटी है वो ला सकते हैं कि नहीं। तो ये सब ऑलराउंड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट पे हमको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और एयरफोर्स को और एयर डिफेंस को ज़्यादा बजट देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे फ्यूचर में भी, आज लड़ाई आज की और कल की जमीन की लड़ाई नहीं है। जमीन की लड़ाई मतलब हमको दूसरे की जमीन नहीं लेनी है, हमको अपनी जमीन प्रोटेक्ट करनी है। वही भारत का स्टैंड रहा है। तो उसके लिए हमको एयर पावर चाहिए, और एयर पावर में एयर डिफेंस, जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की होनी चाहिए। ये मेरे मानना है, फ्यूचर में इस तरह से उस पे जाना पड़ेगा। सर, आपने फाइटर एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स की बहुत बात की, लॉन्ग रेंज वेपन्स की बात की, और ये एयर डोमेन में एक और वेपन है, और ये 2020 से बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है, जिसको ड्रोन्स बोलते हैं। रशिया यूक्रेन में, जैसे आपने कहा, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और यूक्रेन ने कई बार बहुत डीप स्ट्राइक्स करके दिखाई हैं ड्रोन्स के साथ। कुछ स्ट्राइक्स 2000 किलोमीटर रशिया के अंदर भी करके दिखाई हैं। यही हमने इजराइल ईरान में भी देखा, और अभी ऑप सिंदूर में भी देखा कि पाकिस्तान ने 400 से 500 ड्रोन्स भेजी थी, और ये सोंगा ड्रोन्स, यीहा ड्रोन्स जो तुर्की से ली गई थी। भारत ने भी ड्रोन्स अप्लाई की थी, जैसे कि नागास्त्र लॉन्च किया गया था। ऐसे ही हमने इजरायली ड्रोन हैरप फायर की गई थी, वो वीडियो शायद सबको याद है कि लाहौर के एयरफील्ड में आके उनके रेडार साइट पे जाके गिरा था। तो ड्रोन्स का फ्यूचर, सब कहते हैं कि ड्रोन्स का ही फ्यूचर है, ड्रोन्स का ही फ्यूचर है। आपको क्या लगता है सर कि क्या ड्रोन से बढ़िया आज कोई वेपन नहीं है? क्योंकि वो हर जगह कैसे भी यूज हो सकता है, और अगर ये यूज होता है भारत के अगेंस्ट, तो इसके अगेंस्ट, इससे बचे कैसे देश? देखिए रोहन, ड्रोन्स ने एक्चुअली वॉरफेयर को काफी रिवोल्यूशनरी किया, लेकिन ये कहना गलत होगा कि वॉरफेयर सिर्फ ड्रोन के ऊपर डिपेंड करेगा फ्यूचर में। ऐसा नहीं। ड्रोन, मिसाइल, एयरक्राफ्ट लॉन्च्ड वेपन्स, आर्टिलरी, सभी की एक एक जगह है वॉरफेयर में। तो ड्रोन्स बाकी चीज़ों की जगह नहीं ले सकता, ऐसा नहीं है। ड्रोन्स की अपनी एडवांटेज है। ड्रोन्स की एडवांटेज है कि बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, बहुत सस्ता है, बहुत जल्दी बनाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर से लेके 2000 है। लेकिन उसके कॉन्स भी हैं, मतलब उसकी लिमिटेशंस भी हैं।
उसकी लिमिटेशन सबसे बड़ी ये है कि अ, अगर हम देखें तो रशिया और यूक्रेन में करीब 70% ड्रोन्स इंटरसेप्ट हुए, मार गिराए गए। करीब 25 से 30% अपने टारगेट पे गए। उसमें से कितने एक्चुअली अपने टारगेट पे गए वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो और वो सक्सेसफुल तभी हुए हैं जब उनके लिए एक काउंटर यूएस ग्रिड अच्छी नहीं हुई। जहां भी काउंटर यूएस ग्रिड अच्छी हुई है वहां ड्रोन्स को बहुत भारी मात्रा में गिराया जा सकता है। सर, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं ये यूएस क्या है? यूएस काउंटर यूएस है, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम। मतलब जैसे अनमैन्ड एरियल सिस्टम इज ए ड्रोन, तो उसको काउंटर करने के लिए जैसे हम बोलते हैं एक फाइटर या एयरक्राफ्ट या एक हवा में जो फ्लाई कर रहा है उसको गिराने के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल होता है या सरफेस टू एयर वेपन सिस्टम होता है। उसी तरह ड्रोन को गिराने के लिए काउंटर यूएस सिस्टम होता है या हम उसको बोलते हैं एंटी ड्रोन सिस्टम। तो ये काउंटर यूएस या एंटी ड्रोन सिस्टम काफी तरह के होते हैं। जैसे जैसे ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है पिछले 4-5-6 साल में, हम देखेंगे कि उसी तरह काउंटर यूएस सिस्टम्स की टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व होती गई है। एक्चुअली ये जो बोलते हैं ना कैट एंड माउस गेम है, वायरस और एंटीवायरस। उसी तरह यूएस डिफरेंट डिफरेंट तरह से बनते जाएंगे और हम उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके ढूंढते जाएंगे उसको मार गिराने के। तो जो अभी पहले जो सबसे पहले जो ड्रोन होते थे वो ज्यादातर जीपीएस सिग्नल जो हम लोग यूज करते हैं ड्राइविंग करने के लिए भी और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी, उसी तरह ड्रोन भी ये जीपीएस सिग्नल यूज करके अपने टारगेट तक पहुंचते थे। उसके बाद आया जीपीएस जैमिंग। तो जब हमने जीपीएस जैमिंग करना शुरू किया तो वो ड्रोन गिरने लगे और वो या तो अपने वापस चले गए या गिर गए या अपने उनको स्पूफ करके कहीं और ले जाया गया। दूसरा हमने बोला कि हम इसको कंट्रोल करेंगे, जैसे हम रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं या रिमोट कंट्रोल कार चलाते हैं। आजकल हम काफ़ी बच्चे देखते हैं, छोटी सी कारें हैं उसमें बच्चे को बिठा दिया और रिमोट कंट्रोल से कार चला रहा है पीछे मम्मी पापा। उसी तरह ड्रोन भी रिमोट कंट्रोल से चल सकते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें एक रेडियो फ्रीक्वेंसी लिंक होगा, जो कंट्रोलर है वो ड्रोन को उस तरह से कंट्रोल करेगा। वो फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड में उसको कंट्रोल किया जाता है। तो उस फ्रीक्वेंसी को अगर हम जैम कर दें तो जो कम्युनिकेशन है ड्रोन कंट्रोलर और ड्रोन के बीच वो टूट जाएगा। तो वो जब दूसरा लेवल आया ड्रोन्स का इस तरह का, तो हमने फिर एक रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर लगाने शुरू कर दिए कि हम उस फ्रीक्वेंसी को जैम कर देते थे और वो ड्रोन से उसके कंट्रोलर का या उसके जो पायलट था उसका कनेक्शन टूट गया और वो ड्रोन या तो गिर गया या हमने उसको टेक ओवर कर लिया और उसको हमने लैंड करा दिया। उसके बाद आए ये फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स, या आप बोले आप जैसे आपने नागास्त्र बोला, वो एक्चुअली कामिकाजे ड्रोन्स बोलते हैं उसको। कामिकाजे शब्द जो वर्ड है वो वर्ल्ड वॉर 2 में पहली बार यूज किया था, जब जापानीज पायलट्स अपना एयरक्राफ्ट जिसमें पूरे बम लगे होते थे वो लेके एक शिप में क्रैश कर जाते थे और एक्सप्लोड करते थे। तो वो तो मरते ही थे पर वो जो डैमेज कर पाते थे वो ये करते थे कि बिफोर उससे पहले कि एंटी एयरक्राफ्ट गन्स उनको शूट करें, वो किसी तरह से बहुत हाई स्पीड पे वर्टिकली जहां एंटी एयरक्राफ्ट गन्स नहीं आ सकती हैं उस एलिवेशन पे, वो उस एलिवेशन से आते थे और सीधे क्रैश करते थे। तो इसी तरह कामिकाजे ड्रोन्स क्या करते हैं कि हमने बता दिया है उसके ऊपर, या तो हमने टारगेट की पिक्चर दे दी है या एक वीडियो फीड है जो हमको जो पायलट देख रहा है कि वो ड्रोन किस चीज को देख रहा है, और पायलट देखता है कि वो जो टारगेट उसको असाइन किया है वो ड्रोन उसको कंट्रोल करते हुए वो ड्रोन को टारगेट पे ले जाता है और ड्रोन को टारगेट से क्या बोलते हैं क्रैश कर देता है। तो उसके क्रैश होके उसके अंदर जो एक्सप्लोजिव है जो 1 किलो 2 किलो या 5 किलो रडार हो या आपका टैंक हो, मैं बहुत सारे देखे होंगे कि टैंक्स को इस तरह डिस्ट्रॉय किया जाए।
तो वो लॉइटरिंग म्यूनिशन है और उसी में एफपीवी या फर्स्ट पर्सन व्यू आता है। फर्स्ट पर्सन व्यू में कुछ नहीं होता है कि जो ड्रोन है एक क्वाडकॉप्टर जैसा ही होता है, उसमें आप एक छोटा सा एक्सप्लोजिव लगा देते हैं और सामने कैमरा है, और जो उसका कंट्रोलर है वो एक जो आजकल वीआर गॉगल या वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स बोलते हैं, उसको लेके वो उसको कंट्रोल करता है। और वो उसको आप कामिकाजे यूज कर सकते हो, लॉइटरिंग म्यूनिशन की तरह यूज कर सकते हो, या सिर्फ सर्विलेंस के लिए यूज कर सकते हो। अब उसका भी तोड़ निकल गया है, उसमें भी आप उस लिंक को अगर जैम कर दोगे तो वो पायलट और या कंट्रोलर और एफपीवी का कट जाएगा। तो अब आया हमारे पास टेक्नोलॉजी कि भाई हम इमेज कोरिलेशन करें, मतलब हमने पूरी इमेजरी कर ली है जहाँ से हमने टेक ऑफ किया ड्रोन को और जहाँ तक हमें उसे ले जाना है, वो पूरी इमेज कर दी, और वो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक छोटा सा प्रोग्राम एल्गोरिदम बना दिया, जिससे कि वो ये कोरिलेट करता रहेगा कि मैं सही पाथ पे जा रहा हूँ या रास्ता सही है या नहीं है। तो नेविगेशन उस तरह करते हुए वो अपने मकसद तक पहुंचेगा, टारगेट तक, और वहां पर वो टारगेट को अटैक करेगा। या तो लॉइटर कर सकता है या डायरेक्ट जा सकता है, उसका अलग अलग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। अब इससे क्या हुआ है कि इसका जैमिंग अभी हमारे है नहीं, क्योंकि वो खुद ही सब खुद कर रहा है, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और इमेज कोरिलेशन से। उसी तरह जो एक और टेक्नोलॉजी जो यूक्रेन और रशिया में डेवलप की गई थी, वो है फाइबर ऑप्टिक कंट्रोल्ड ड्रोन्स। तो उसमें क्या है, आपने करीब 10 से 15 किलोमीटर तक चले गए हैं। ये कोई मैंने बीच में पढ़ा कि करीब 30 से 40 किलोमीटर भी उसमें ये एक फाइबर ऑप्टिक केबल पीछे स्पूल में लगा दिया जाता है, और वो कंट्रोलर उसको जैसे जैसे वो ड्रोन आगे जाता जाएगा वो केबल खुलता जाएगा, और जहां पर ड्रोन जाना है वहां पर जाके उसको अटैक करा जा सकता है। लेकिन इन सभी चीजों को, तो जितनी भी टेक्नोलॉजी है, अब आप एक टेक्नोलॉजी को लेके आप एक एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं बना सकते, क्योंकि ड्रोन किसी भी तरह से आ सकता है, किसी भी कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करते हुए टारगेट तक पहुंच सकता है। तो अगर हमको टारगेट डिफेंड करना है तो हमको ड्रोन की जितनी भी टेक्नोलॉजी है आज के दिन और जो नहीं है उसको केटर करना पड़ेगा। तो जैसे आप देखें, हम जीपीएस जैमिंग होनी चाहिए काउंटर ड्रोन सिस्टम में, आरएफ जैमिंग जो रेडियो फ्रीक्वेंसी लिंक है उसको जैम करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए हमारे काउंटर ड्रोन सिस्टम में। चौथा और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हार्ड किल कैपेबिलिटी होनी चाहिए हमारे ड्रोन सिस्टम में। अब वो हार्ड किल कैपेबिलिटी आएगी जबकि हमारे पास एक एक्चुअली काइनेटिक किल सिस्टम होना चाहिए, जिसमें कि आप बुलेट्स फायर कर रहे हैं। बुलेट्स बहुत सिंपल सा है, उसको आप इंटरसेप्टर बोलो या बुलेट्स बोलो या कुछ भी बोलो, एक बहुत ही हाई स्पीड और हाई रेट ऑफ फायर में ये सिस्टम आएगा है हमारे पास। और आखिरी जो चौथा है और जो सबसे इफेक्टिव है वो है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन में दो तरह की चीज़ें आती हैं। एक तो है लेज़र, जो डीआरडीओ के D4 सिस्टम में है, बेल के भी सिस्टम में है, और कुछ प्राइवेट कंपनीज ने भी बनाए हैं, उसमें भी लेज़र सिस्टम है। वो बेसिकली लेज़र क्या करता है, या तो आपको ब्लाइंड कर देगा जो उसका कैमरा है, या उसका जो आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी है जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको जला देगा, और एक बार वो जल गया तो उसको नेविगेट नहीं कर पाएगा और वो डिस्ट्रॉय करा जा सकता है, वो वहीं गिर जाएगा। तो ये सब, और आखिरी है हाई पावर माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी, जो अभी इंडिया में डेवलप नहीं हुई है, जो अंडर डेवलपमेंट है। तो ये सारे ही जो हमारे काउंटर ड्रोन सिस्टम्स हैं, अगर हम उनको देखें कि जो ये सब चीज़ें हैं छोटे ड्रोन्स के लिए, जो टैक्टिकल ड्रोन्स हम बोलते हैं, जो कुछ किलोग्राम्स के होते हैं, 15, 20, 25, 30 किलोग्राम तक के, उसके लिए ये सब इफ़ेक्टिव है। लेकिन जो बड़े ड्रोन्स हैं जो हाई लेवल पे फ्लाई कर रहे हैं, मीडियम ऑल्टीट्यूड या हाई ऑल्टीट्यूड पे, वो बहुत बड़े बड़े ड्रोन्स होते हैं। जैसे अगर आप देखें कि प्रीडेटर देखें, आप हेरॉन देखें, सर्चर देखें, या हर्मीस देखें, या ग्लोबल हॉक देखें, ये सब करीब 20,000 फुट से लेके, इनके लिए हमें जैसे हमारे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं, जो हम एक फाइटर एयरक्राफ्ट के या जितना बड़ा
ड्रोन होता है उसका रेडार क्रॉशन उतना ही बड़ा होता है और वो रेडार में उतनी ही जल्दी दिखाई देगा और आप उसको उतनी ही दूरी पे मार गिराओगे। तो ये एक दूसरी चीज़ है कि जो जो बड़े ड्रोन्स हैं उसकी वैल्यू एक, जहां बोलते हैं कंटेस्टेड एयर स्पेस, जहां लड़ाई पूरी भीषण लड़ाई चल रही है, वहां पर ड्रोन्स की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी क्योंकि उतनी ही जल्दी उनको मार गिराया जाएगा। और ड्रोन का जो बेसिक यूटिलिटी है वो लिमिटेड है लाइन ऑफ साइट से। अगर उसको ISR करना है या इंटेलिजेंस करना है तो उसको उतने डिस्टेंस पे आना पड़ेगा और आज हमारे जो मिसाइल सिस्टम है उस डिस्टेंस पे है कि इस पे आप टारगेट कर सकते हैं। तो जो ड्रोन्स की वैल्यू है उसको हम टैक्टिकल और थोड़ा सा स्ट्रेटजिक और ऑपरेशनल लेवल पे आ सकते हैं। तो इन दो लेवल पे आप देखें तो ड्रोन, अगर हम बात करें ईरान इजराइल की या ऑपरेशन स्पाइडरवेयर की जो यूक्रेन ने किया था, उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि वो अपने ड्रोन्स उस देश में ले गए और बिल्कुल। उन्होंने उस देश में ले जाकर उनको उड़ाया। इसका मतलब है उनका इंटेलिजेंस, उनका कोवर्ट ऑपरेशंस, उनको उस देश में कितनी फ्रीडम है मूव करने की, ऑपरेट करने की वो, और लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट उस देश ने उस बेस को निगलेक्ट किया काउंटर US सिस्टम नहीं लगाकर, जिससे कि ये स्ट्राइक सफल हो पाई। तो जो लेसन ये है कि जो भी हमारे टारगेट्स हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसकी जो स्ट्रेटजिक वैल्यू है उसको देखते हुए एक अच्छा मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। और वो काउंटर US सिस्टम या एंटी ड्रोन सिस्टम सिर्फ उससे ही काम नहीं चलेगा, उसमें साथ में सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी लगानी पड़ेंगी जिससे कि आप लॉन्ग रेंज ड्रोन्स को मार गिराएं, क्योंकि उनका साइज होता है ऑलमोस्ट लाइक MiG-21, एक एयरक्राफ्ट के साइज के होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रही है ड्रोन्स में, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अकिंची ने एक एयर टू सरफेस मिसाइल फायर की थी 150 किलोमीटर की रेंज, और पिछले हफ्ते अकिंची ने 2 लॉइटरिंग म्यूनिशंस गिराए थे वो। तो ये एक सबसे बड़ी ये इनोवेशन है। ड्रोन्स में कुछ नहीं है, आप अगर एक ड्रोन बना लिया और आप उसके बाद नहीं कर पाए तो वो ड्रोन की तोड़ निकल जाएगी। और ड्रोन वॉरफेयर में अगर हमको सक्सेस मिलनी है तो हमको इनोवेशन करना ही पड़ेगा। अगर मैं बहुत ही रूडिमेंट्री एग्जांपल दूं कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ, अगर उसका मेन्यू हर 6 महीने चेंज नहीं होता है तो उस रेस्टोरेंट में कोई नहीं जाएगा, बंद हो जाएगा। उस तरह से ये, अगर आपने इनोवेट नहीं किया तो ड्रोन्स की वैल्यू खत्म। जो भी देखा था, अगर आपने देखा TB2 बायरेक्टर नगोर्नो कराबाख में बहुत सक्सेसफुल था, बट यूक्रेन रशिया में फेल हुआ आफ्टर इनिशियल डेज। उसी तरह शाहेद ड्रोन्स, इनिशियली रशिया ने जब शाहेद ड्रोन्स यूज किए यूक्रेन के अगेंस्ट तो वो सक्सेसफुल थे, बट विद इन लेट्स से अ मंथ और सो यूक्रेन ने उसका तोड़ निकाल लिया। तो अगर आप देखें इन दोनों में, और सिमिलरली ईरान ने इतने सारे शाहेद ड्रोन्स इजराइल के ऊपर भेजे, लेकिन उसमें क्या हुआ, 85 to 90% से ज़्यादा ड्रोन्स उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिए। उसी तरह अगर आप देखें, अब हम बड़े ड्रोन्स पे जाएंगे तो प्रेडेटर आप देखो, ग्लोबल हॉक आप देखो जो अमेरिका के पास है, कम से कम 9 से 12 प्रेडेटर येमेन जैसे कंट्री ने, हुतीज ने सर, अब येमेन कंट्री हुतीज के अंडर में ही है, तो मैं तो अभी येमेन को, आप हुती बोलो, अब हुती का इनोवेशन देखो आप। हुतीज ने R-73 मिसाइल को, जो एयर टू एयर मिसाइल है, उसको सरफेस टू एयर मिसाइल बना दिया। उसी तरह उन्होंने R-77 को, आरवे जो बोलते हैं, उसको उन्होंने सरफेस टू एयर गाइडेड मिसाइल बना दिया, सेमी एक्टिव। तो ये इनोवेशन है, और ये जबकि ये बहुत ही रूढ़ी। तो अगर हम, उन्होंने उतने गिरा दिए और ईरान ने एक ग्लोबल हॉक गिरा दिया,
तो बड़े ड्रोन्स की वैल्यू अब आप देखो कि मतलब कितने वल्नरेबल हैं। तो इस पूरे अगर हम बोलें कि फ्यूचर इज ऑफ ड्रोन्स, आई विल नॉट से इट इज ओनली ऑफ ड्रोन्स। ड्रोन्स विल प्ले अ मेजर रोल, बट उसको कैसे टैक्टिकली यूज करना है वो एक लोकल कमांडर के ऊपर होगा। उसकी जो सक्सेस होगी वो हमारे इनोवेशन के ऊपर होगी। आप बाजार से खरीद के बोलें कि भाई हम ड्रोन यूज करके जीत जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। उसी तरह जिस तरह की हमने इनोवेट किया और वेपन्स को इंटीग्रेट किया हमने अपने एयरक्राफ्ट पे, उसी तरह से हमको ये इनोवेशन करना होगा। तो जो भी फ्यूचर वॉरफेयर होगा उसमें ड्रोन्स की एक जगह होगी टैक्टिकली, मेरे हिसाब से एक टैक्टिकल लेवल पे उसकी काफ़ी जगह होगी। पर उसके बियॉन्ड जो हम बोलते हैं ना, बियॉन्ड टैक्टिकल बैटल एरिया, जो हम बोलते हैं इंटरमीडिएट डेप्थ और फर्दर डेप्थ, उस पे आपकी सरफेस टू सरफेस मिसाइल हों, क्रूज मिसाइल्स हों, एयर लॉन्च्ड वेपन्स हों, ये ही चलेंगे। और सर्टेन लेवल पे आपकी आर्टिलरी भी उतनी इफेक्टिव हो सकती है इन काउंटर ड्रोन रूल। तो ये एक एक्चुअली पूरा एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा हमको, जो हमारे को अपनी डॉक्ट्रिन में अच्छे से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कि जिससे कि हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं और जो हमारी एनिमी कैपेबिलिटी है उसके अगेंस्ट उसको कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, वो डिसाइड करेगा सक्सेस पे। जस्ट हैविंग ड्रोन्स इज नॉट गोइंग टू अश्योर दैट वी विल विन अ वॉर, जैसे कि ऑप सिंदूर में हुआ। काफी सारे ड्रोन तो थे भी नहीं, उन्होंने हमने कुछ सैटेलाइट्स को ड्रोन देख के ड्रोन समझ के बोला भाई ड्रोन है, बट फिर भी 500 400 500 ड्रोन पूरे देश के ऊपर आए। तो उसके लिए जो एक्शन लिया गया वो काफी अच्छा है। तो उसको अब हमको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना पड़ेगा। हम जो हमारे ऑप सिंदूर है वो एक मेरे हिसाब से स्टार्ट पॉइंट है। वो एक अब हमको बताता है कि भाई दुनिया में वॉरफेयर इस लाइन पे जा रहा है और हमको दोनों नेबर के लिए इस तरह से तैयार होना पड़ेगा कि अब जो आएंगे ड्रोन्स वो एक दो नहीं आएंगे, फ्यूचर में स्वॉर्म्स आएंगे। तो वो स्वॉर्म्स के लिए जो बेस्ट टेक्निक है वो है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। आपके पास कभी भी इतनी गोलियां नहीं होंगी कि आप 100 ड्रोन्स को आप मार गिराओगे। आप 2-4 गिरा पाओगे, 10 गिरा पाओगे, लेकिन अगर 100 आते हैं तो उसके लिए डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, क्योंकि बुलेट्स विल ऑलवेज बी लिमिटेड बाय नंबर्स, और वो जो बैरल है वो गर्म होगी और उसको आपको रेस्ट देना पड़ेगा। तो ये बेसिकली हमको देखना पड़ेगा कि हम जितना जल्दी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की लाइन में जाएं और उसको इम्प्रूव कर सकें, दैट विल गिव अस सेफ्टी फ्रॉम स्वॉर्म्स। बिल्कुल सर, बात करते हैं एयरफोर्स की फाइटर फ्लीट की। आपने MiG-21 उड़ाया है और ये एक ऐसा जहाज है जो कम से कम 60 साल से भारतीय वायुसेना में रहा है। 1963 में ये इंडक्ट हुआ था, तब पहला स्क्वाड्रन बना था, फर्स्ट सुपरसोनिक्स। ये भारत का सबसे पहला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट रहा है। इस सितंबर में जाके ये रिटायर होएगा। हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, जो सैंक्शन स्ट्रेंथ या जो आइडियल स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं मानी जाती है कि वो 42 हो। अगर भारत को अपनी पूरी एयर स्पेस पाकिस्तान से लेकर चाइना तक प्रोटेक्ट करके रखनी है तो 42 स्क्वाड्रन माने जाते हैं। अभी स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ 30 से कम हो गई है। इसके लिए सेना क्या कर रही है और सरकार क्या कर रही है? अब तो मैं एयरफोर्स में नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं सेना क्या कर रही है। जो भी मैं पढ़ता हूँ मीडिया में, और इसीलिए जो भी मैं बोलूँगा वो मेरे व्यक्तित्व विचार हैं, और वो किसी भी भारतीय वायुसेना का जो पॉलिसी है या उनका जो कैपेबिलिटी बिल्डिंग रोड मैप है वो उससे मुझे वो नहीं मैं जानता। तो ये डिस्क्लेमर है। तो भारतीय वायुसेना की जो स्ट्रेंथ है वो करीब अब सितंबर में अगले महीने 29 स्क्वाड्रन हो जाएगी जब MiG-21 रिटायर होंगे। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, एयरक्राफ्ट इंडक्शन
बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और हमारा जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो और भी धीमा है और ढीला है। दूसरी बात, हम काफ़ी चीज़ों पर दूसरे देशों पर निर्भर हैं। सबसे बड़ी चीज़ है इंजन। काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज़ हैं जो एवियोनिक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, वो हम बहुत सारे देशों पे अभी निर्भर करते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो LCA Mark 1A सिर्फ 60% इंडियन है, बाकी 40%, और वैल्यू से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा हो। कंपोनेंट से फिर भी थोड़े ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं जो भारतीय हैं, इंडिजिनाइज्ड हैं। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, और भारत सरकार को, आई थिंक भारतीय वायुसेना तो बहुत सालों से बोल रही है कि भाई ये स्ट्रेंथ कम होती जा रही है और ये हमको काफ़ी इफेक्ट करेगी। और इसका कोई ऐसा नहीं है, देखिए क्वांटिटी हैज़ अ क्वालिटी ऑफ इट्स ओन, एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी अगर साथ हो तो आपका डिटरेंस वैल्यू उतनी ही बढ़ जाती है। तो अभी अगर देखा जाए तो हमारे इसको, ये अगर इतनी कम होती जा रही है तो हमारी डिटरेंस भी अफेक्ट हो रहा है। कल को हमारे जो एडवर्सरीज हैं उनको लगेगा अगर कि एक अपॉर्चुनिटी है तो वो उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो और अगर आप हमारे भारतीय वायुसेना का कॉम्पोजिशन देखें आज की तारीख में, 36 रफाल हैं, Su-30s हैं काफ़ी मात्रा में, लेकिन Su-30 अब करीब ऑलमोस्ट 25 साल पुराना जहाज़ हो गया। इट नीड्स लॉट ऑफ अपग्रेड्स टू बी ऑफ एनी वैल्यू इन द मॉडर्न एयर वॉर। उसके बाद देखिए मिराज 2000 अपग्रेड हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप कंटेम्प्रेरी एयर वॉर देखें उसमें भी वो एक 4 to 4.25 जनरेशन एयरक्राफ्ट रहेगा। MiG-29 भी सेम ही है। जैगुआर्स काफ़ी लिमिटेशंस हैं। तो अगर हमारी फ्लीट देखें और सिर्फ 2 स्क्वाड्रन है LCA की, तीसरी स्क्वाड्रन अब बन रही है जब LCA Mark 1A डिलीवर हो रहा है। तो अगर हम ये देखें तो हमारी कैपेबिलिटी, वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है। देश पूरा एयरफोर्स के ऊपर ये प्रेशर डाल रहा है कि भाई आपको परफॉर्म करना है लिमिटेड एसेट के साथ। आप लिमिटेड एसेट के साथ उतना ही कर सकते हो जितना हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये अभी है ना, ये ईयर ऑफ रिफॉर्म लो या आप कुछ भी बोलो, उसका टाइम चला गया है। अब हमको जल्द से जल्द, मेरे मानना है कि एटलीस्ट 4 स्क्वाड्रन 5th जनरेशन फाइटर्स और LCA Mark 2 को जितना जल्दी हो सके, एमका को जितना जल्दी हो सके, ये करना पड़ेगा। MRFA भी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। मीडिया में जो मैंने पढ़ा है कि इस साल के अंत तक हम लोग RFP शायद फ्लोट कर देंगे। अगर RFP फ्लोट भी किया तो उसमें कम से कम 3 से 5 साल लगेंगे जहाज आने में। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम कितनी जल्दी जो हमारे 83 LCA Mark 1A हैं उसको कितनी जल्दी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसमें कितनी जल्दी हम अस्त्रा 2 और ब्रह्मोस NG, ये 2 वेपन अगर हम डेवलप करके इंटीग्रेट कर दें तो सबसे बड़ी चीज़ होगी। Su-30 का अपग्रेड जितना जल्दी मिशन मोड में करें, तभी हमारा एक्चुअली जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी वो तब बढ़ेगा। अदरवाइज Su-30 will be used mostly in BrahMos role and certain amount of air defense. एंड जो अब हमारे दोनों एडवर्सरीज के पास, अगर आप PL-15 देखें तो बहुत क्लियर है कि PL-15 अब 200 किलोमीटर्स पे वो लॉन्च कर रहे हैं। तो अगर 200 किलोमीटर्स उसकी रेंज है तो हमारे पास ऐसी कोई मिसाइल तो हो जो उसको चैलेंज कर सके। अगर हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं तो उनके पास फ्री रन रहेगा। तो यही चीज़, एंड सिर्फ अगर हम बोले कि हम एयर डिफेंस टाइटन कर देंगे, एयर डिफेंस से यू नेवर विन वॉर, यू विन वॉर ओनली बाय ऑफेंसिव एक्शन। ऑफेंसिव एक्शन के लिए आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए सो दैट यू कैन पुश योर
adversary into his airspace and then be able to go there and deliver your weapons. उसके लिए भी आपके पास नंबर्स होने चाहिए, उतने नंबर्स होने चाहिए, उतने वेपन्स होने चाहिए. तो जहाज क्योंकि लेट होंगे, एक और चीज जो हमको जितनी जल्दी हो सके करनी चाहिए, Su-30 अपग्रेड जैसे हम कर रहे हैं या LCA Mark 1A जो बना रहे हैं, LCA Mark 2 के लिए काम कर रहे हैं, हमको जो कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है या मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग है, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ेगा कि आप सर्टेन नंबर्स एटलीस्ट उससे आप कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग के साथ you will be able to at least get some weight of attack and offensive action. क्योंकि आपके पास अगर जहाज नहीं है तो आप उतने वेपन्स डिलीवर कैसे सकते हो? तो आपके पास डिलीवरी जो अमेरिकन बोलते हैं ना, डिलीवरी ट्रक, तो वो वैसी ट्रक ना हो तो कोई एटलीस्ट पिकअप वैन तो हो जो एटलीस्ट विच कैन डिलीवर सम वेपन्स. तो ये सब चीजें हैं जो भारतीय वायुसेना और गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी. इसके लिए बजट चाहिए. अगर हम एमका में बजट लगा रहे हैं, मिशन सुदर्शन चक्र में बजट लगा रहे हैं, LCA Mark 2 में बजट लगा रहे हैं, वेपन्स भी हमको चाहिए, फोर्स मल्टीप्लायर्स हमको चाहिए. लेकिन आज की तारीख में और जो फ्यूचर वॉर है वो साइबर और स्पेस में लड़ा जाएगा मैक्सिमम. तो हमारी स्पेस कैपेबिलिटी भी ड्राइव करेगी कि हमारी जो हम बोलते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम बहुत ये वेस्टर्न प्रेस ने बोला किल चेन. वो किल चेन अब बन रहा है किल वेब. मतलब जितने सेंसर हैं वो एक जाल बनाएंगे जिससे कि सीमलेसली टारगेट इंफॉर्मेशन शेयर हो सके. लेकिन वो जाल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है स्पेस. जब तक हमारी स्पेस कैपेबिलिटी नहीं बढ़ेगी तब तक ये किल चेन और किल वेब जो हम ड्रीम कर रहे हैं वो पूरा नहीं होगा. तो इसके लिए, क्योंकि अगर आप देखें PL-15 की रेंज अगर एक फाइटर के अगेंस्ट 180 से 200 किलोमीटर है तो एक एवैक्स के अगेंस्ट तो उसकी रेंज 250 से 300 किलोमीटर हो जाएगी. तो अगर ये रेंज है तो हमारे एवैक्स और जैसे उनके AEWC 300 किलोमीटर अंदर चले गए वैसे हमारे एवैक्स भी जाएंगे. तो अगर हमारा जो एयरबॉर्न नेटवर्क है वो अगर उसकी जो पारदर्शिता है वो कम हो रही है तो हम किस तरह से उसको सपोर्ट करेंगे? ग्राउंड से तो सपोर्ट नहीं कर सकते ना, तो स्पेस में जाना पड़ेगा. तो स्पेस कैपेबिलिटी को हमको बढ़ाना पड़ेगा. तो ये गवर्नमेंट को और एयरफोर्स को, इनफैक्ट CDS को और तीनों चीफ को बैठ के सोचना पड़ेगा कि भाई किस कैपेबिलिटी से हम अगली वॉर जीत पाएंगे. और वो कैपेबिलिटी आएगी आपकी स्पेस, नेटवर्क्स, AI एनेबलमेंट ऑफ नेटवर्क्स, वेपन्स एंड योर कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टू सपोर्ट द फाइटर्स दैट यू हैव. तो ये जो करना पड़ेगा ये हमको अगले 5 साल में करना पड़ेगा. मैं 5 साल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाइना को कंसीडर ही नहीं करता हूँ इन सब चीज़ों में, बिकॉज वो बहुत आगे हैं हमसे. मैं सिर्फ पाकिस्तान के बेसिस पे बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि 2030 और 2032 के बीच में उनको J-35 या कान मिल जाएगा. वो कैपेबिलिटी उनके पास आ जाएगी. अगर वो कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास है तो वो हमको पुश कर सकेंगे. बिल्कुल सर. तो इसी बात पे बात करते हैं इंडिया के स्टेल्थ फाइटर, भारत के स्टेल्थ फाइटर आमका की, AMCA और तेजस मार्क 2 की. इन प्रोजेक्ट्स को आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? तेजस मार्क 1 और 1A तो इंजन्स की वजह से मार खा गया है. जैसे अमेरिका ने अब जब मन किया तो उन्होंने इंजन की सप्लाई बंद कर दी या धीमी कर दी. आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए भारत की क्या चैलेंजेस हैं और भारत को क्या करना चाहिए कि जो आमका है और तेजस मार्क 2 है इन पे कोई रुकाव ना पड़े? जो आमका और तेजस मार्क 2, पहले तो तेजस मार्क 2 जाना चाहिए. उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि
जो हमारा G414 का प्रोक्योरमेंट है और को प्रोडक्शन है, उसका कॉन्ट्रैक्ट जल्द से जल्द साइन, उस साइन करने के लिए आई थिंक एक MOU जून या जुलाई में GE और HAL के बीच में हो गया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन हुआ। तो वो कॉन्ट्रैक्ट को जितना जल्दी साइन करेंगे उतना ही जल्दी ये इंजन्स जितने जो बने बनाए इंजन है वो, और जो भारत में बनने वाले हैं वो, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री सेटअप करने में कम से कम साल 1.5 साल तो लगता ही लगता है। अगर आप देखें C295 की फैक्ट्री लगी 23 में और उसका प्रोडक्शन अब शुरू हुआ, तो 2 से 3 साल लगेंगे। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हाई टेक्नोलॉजी आइटम्स हैं, एक इंजन एक हजारों मूविंग पार्ट्स होते हैं उसको कोई एक वेंडर नहीं बना रहा होता, उसमें हजारों वेंडर इन्वॉल्व होते हैं। आज भारत में करीब 16,000 आई थिंक MSMEs हैं। तो इतनी सारी MSMEs हैं, तो इसमें से कई 100 MSMEs एक प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही होंगी। तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तो जब तक रॉ मटेरियल नहीं आएगा, जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो कंपनी रॉ मटेरियल ही नहीं करेगी। रॉ मटेरियल नहीं करेगी, उसके वेंडर नहीं एस्टेब्लिश होंगे, वेंडर नहीं होंगे, उसके पास मशीन्स नहीं होंगी, मशीन्स। उसी तरह G404 का डिले क्यों हुआ है? ये सप्लाई चेन इश्यूज हैं। ये थोड़ा बहुत हो सकता है पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक प्रेशर हो किसी भी तरह से, बट 100% ऐसे नहीं होता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। जब हमने 11वां C-130 खरीदा US से, तो उस टाइम आपके पिताजी मेरे से पहले US में थे और मैंने उनसे टेक ओवर किया था। और उस टाइम मैं लॉकहीड मार्टिन के पास गया और US गवर्नमेंट के पास गया। मैंने कहा, आप मुझे ये 11वां C-130 जो है, जो हमारा एक क्रैश हो गया था, उसका रिप्लेसमेंट था, तो आप हमको 1 साल में क्यों नहीं दे सकते हो? उसने बोला, सर रिव्यू इन 1 ईयर, बट उसमें ये 3 नहीं होंगी, और वो 3 चीज क्रिटिकल होती हैं फ्लाई करने के लिए और उसकी सेफ्टी के लिए। वो बोलता है कि ये इसका लॉन्ग लीड टाइम आइटम है, इसमें 3 साल लगेंगे ही लगेंगे, तो उससे पहले मैं दे ही नहीं सकता आपको। जहाज रेडी है, उसमें सारी चीजें लगी हुई हैं, बट ये 3 चीजें नहीं, और ये 3 चीजें क्रिटिकल हैं। तो उसी तरह जो ये सप्लाई चेन्स होते हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, और इन कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन को अगर टाइम नहीं दोगे तो डिलेज होंगे। अब जब डिले होंगे तो किसी ना किसी को तो ब्लेम करना ही होगा। तो ब्लेम आइदर HAL के ऊपर जाएगा, या GE के ऊपर जाएगा, या US गवर्नमेंट के ऊपर जाएगा, या एयरफोर्स के ऊपर जाएगा। कोई ना कोई तो ब्लेम करेगा किसी को। और हमारे देश में एक दूसरे को ब्लेम करना फैशन है, क्योंकि हमारे पास हमारा जो सिस्टम है, वो कल्चरली वो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर वो सिस्टम ठीक से काम कर रहा होता तो इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। देखिए, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यू शुड जस्ट गो एंड फॉल डाउन ऑन समबडीज फीट, बट एटलीस्ट सिक्योर तो करना पड़ेगा कि डिले ना हो, क्योंकि वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी की बात है। तो जो LCA Mark II है और AMCA है, अगर हम LCA Mark II को चाहते हैं कि 2026 में फ्लाई करे, तो उसके पास कौन सा इंजन होगा? 2026 में कौन सा इंजन आएगा उसके पास? या तो कुछ थोड़े से 2-4 इंजन लाके भारत ने खरीद लिए कहीं से और उसको लगा के फ्लाई कर रहे हैं। G414 इंजन इज अवेलेबल, बट लेकिन इसको हम इंडिया के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। G414 तो F-18 में भी लगा हुआ है, साप ग्रिपेन में भी लगा हुआ है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो इंजन मिलेगा नहीं, लेकिन अगर हमको ऑप्टिमाइज करना है, इंडिया के लिए बनाना है, तो उसको आप टेस्टिंग के लिए आपके पास एक इंजन आ जाएगा। फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो LCA Mark 1A के साथ हो रहा है। तो ये हमको सोचना पड़ेगा, ये एक मिशन मोड रखना पड़ेगा, इसमें अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ेगी। आप जितने प्लेयर्स हैं, अब एयरफोर्स एक प्लेयर है, DRDO एक प्लेयर है, HAL एक प्लेयर है। अगर ये 3 प्लेयर पैरेलली काम करेंगे तो ये कभी भी फ्रक्टिफाई नहीं होगा। देर लगेगी ही लगेगी, क्योंकि इसमें एक दूसरे के ऊपर ब्लेम होगा। कहीं भी कोई भी शॉर्टकमिंग होगी, कोई भी नया जहाज बनेगा
तो उसमें सबसे बड़ा इशू होता है इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस सिस्टम्स, क्योंकि आजकल हर जहाज सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट जहाज, और इंटीग्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जो रिस्क उसमें इन्वॉल्व हैं वो कहीं हम लोग शायद केटर नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से डिलेज हो रहा है। LCA Mark 1A में भी ये हुआ है, जबकि कहीं एक मैंने पढ़ा था मीडिया में कि HAL ने कहा था कि इंटीग्रेशन डिलेज हुए हैं, और उसी तरह होगा ये LCA Mark 2 के साथ, होगा ये एमका के साथ, क्योंकि एमका एक और हायर लेवल पे है। अगर F-35 को बनने में 15 से 20 साल लगे, तो हमारे पास कौन सी ऐसी कैपेबिलिटी है या प्लेटफॉर्म है या बेसिक नॉलेज और प्रोफेशनलिज्म स्किल्स वगैरह हैं जो हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना लें, जबकि हमने एक 4.5 जनरेशन खुद से पूरा नहीं बनाया। तो ये हमको सोचना पड़ेगा कि भाई जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, जो कल्चर है हमारा, उसको चेंज करना पड़ेगा, सभी को साथ में आना पड़ेगा, और एक ओवरसाइट मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करना पड़ेगा जो कि क्लियरली रिव्यू करे हाईएस्ट लेवल पे। क्योंकि अगर हम सेपरेट सब कुछ अलग अलग कर देंगे तो ये उतना ही डिलेज होंगे। तो ये तो LCA Mark 2 और आमका मेरे हिसाब से थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, एम्बिशियस हैं डेट्स। आमका अगर 2035 में आ जाता है, इवन वो फ्लाई करने मतलब उसका टेस्टिंग खत्म हो जाती है, वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन एयरफोर्स को सपोर्ट करना होगा कि जब टेस्टिंग हो रही है, अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो भाई जो अगर आपके ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करे तो उसको स्लोली बिल्डअप करना पड़ेगा, जैसे कि F-35 में हुआ था, जैसे कि J-20 में हुआ चाइना में, कि उन्होंने उस जहाज़ को डेवलप करना कंटिन्यू किया जबकि उसको ऑपरेशनल सर्विस में भी लिया। तो ये हमको करना पड़ेगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे, अनसर्टेनिटीज रहेंगी, लेकिन प्रोएक्टिवली हमको एटलीस्ट जो सप्लाई चेन्स हैं उसको अगर हम अच्छे से मैनेज करेंगे और इंटीग्रेशन इश्यूज हैं उसको अच्छे से मैनेज करेंगे तो वो बेहतर होगा। सर, क्या भारत अपना खुद का जेट इंजन बना सकता है? भारत कुछ भी कर सकता है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो भारत नहीं कर सकता है। जो बेसिक डिफरेंस है वो है मैन्युफैक्चरिंग में, और दूसरा डिफरेंस है हमने अपना टेस्टिंग सेंटर्स और कैपेबिलिटीज अब तक बनाए नहीं। जेट इंजन टेक्नोलॉजी अगर कावेरी देखा जाए तो काफ़ी हद तक एटलीस्ट कोल्ड सेक्शन तो हमने बना लिया है, जो वेट सेक्शन है, रीहीट वाला सिस्टम है, वो हम नहीं बना पाए, और वहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि प्राइवेट इंडस्ट्री ने कहा है, L&T ने कहा है, भारत फोर्ज ने कहा है कि भाई आप प्राइवेट इंडस्ट्री को चांस दीजिए, हम ये बना देंगे। मेरा ये मानना है कि हम बना सकेंगे, लेकिन क्या वो टाइमलाइन हमारे लिए अप्रोप्रिएट है? अगर हमें लगता है हमारी इंडस्ट्री केपेबल है, DRDO केपेबल है कि, और DRDO ने सीधा बोल दिया कि कावेरी शटडाउन हो गया, तो जो भी अब शुरू होगा वो जीरो से शुरू होगा ना। तो उसके लिए हमारे पास ये फैसिलिटीज़ हैं, ये टेक्नोलॉजीज़ हैं जो चाहिए एक 5th जनरेशन इंजन के लिए। क्योंकि अगर आप एमका की बात कर रहे हैं तो आपको एक 5th जनरेशन इंजन चाहिए जो कि F-35 इक्विवेलेंट है, जो 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला। अब 80 किलो न्यूटन थ्रस्ट से आपका काम नहीं चलने वाला। सो अगर हम पीछे ही रहेंगे उसी कर्व में तो बनाते रहेंगे, वो चलता रहे साथ में। लेकिन अगर हमको एक टाइम बाउंड मैनर में अचीव करना है कुछ, तो हमको कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। कोलैबोरेशन के बिना अपनी हिम्मत पे, बिना किसी एश्योरेंस के, ये नहीं हम कर पाएंगे। तो इट इज़ बेटर टू गो फॉर ए कोलैबोरेशन। अब जिसके साथ भी आप जाइए, आप फ्रांस के साथ जाना चाहते हैं, UK के साथ जाना चाहते हैं, रशिया के साथ जाना चाहते हैं, या US के साथ जाना चाहते हैं। रशिया अगर देखा जाए तो अभी भी 5th जनरेशन इंजन कैपेबिलिटी उनकी डेवलप हो रही है। तो जो 5th जनरेशन इंजन कैपेबिलिटी है वो सिर्फ 1 या 2 कंट्री के पास है।
इनफैक्ट एक ही कंट्री के पास है देखा जाता है। दूसरा भी फ्रांस भी ये बोलता है कि M88 की जो रफाल में इंजन लगा है 95 to 100 किलो न्यूटन का अगर थ्रस्ट दे पाएंगे वो, और उसको स्केल अप करेंगे। दैट मीन्स वहां भी एक रिस्क है, ऐसा नहीं है कि वहां जीरो रिस्क है। तो द ओनली कंट्री विच इज प्रोड्यूस्ड अ 5th जनरेशन इंजन इज US। तो अगर हमको 5th जनरेशन इंजन बनाना है और लेटेस्ट से हम 4.5 जनरेशन से उसको 5th जनरेशन पे ले जाना चाहते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन उसमें टाइम बाउंड होना चाहिए। वो टाइम क्या है उसको हमको आमका की टाइम लाइन और LCA Mark II की टाइम लाइन से, आप LCA Mark II भी छोड़ दो, आप एमका की टाइम लाइन पे करो, तो जिससे कि अगले 5 से 7 साल में अगर वो इंजन हम तैयार कर सकते हैं और उसको प्रोडक्शनाइज करने के लिए हमारे पास एक इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं तो है। और साथ में अगर हम कोलैबोरेट करके उसका IPR हमको मिल रहा है तो फिर फाइनली वो चला जाएगा प्राइवेट इंडस्ट्री को, जा सकता है, प्राइवेट इंडस्ट्री को भी जा सकता है या पब्लिक सेक्टर को भी जा सकता है। तो मेरे हिसाब से ये टाइम नहीं है रिस्क लेने का। जिस तरह से हमारी फाइटर स्ट्रेंथ कम हो रही है और उसको बढ़ाना है, अगर उसको टाइम पे बढ़ाना है तो उसमें इंजन का बहुत अहम भूमिका होगी। अगर इंजन की अहम भूमिका है तो हमको इंजन को जल्द से जल्द करना पड़ेगा। उसके लिए कोलैबोरेशन मेरे हिसाब से सबसे सही रास्ता होगा। ज़्यादा पैसे खर्च होंगे लेकिन रिस्क कम होगा और आप दूसरे कंट्री से डेडलाइंस बनवा सकते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल आपके लिए ये है कि आपने कम से कम 40 साल भारतीय सेना को दिए हैं। आप एक एयर मार्शल रिटायर हुए थे। अभी पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ हैं जिनको वहाँ के तानाशाह शहनशाह माना जाता है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने अमेरिका जाके अमेरिका की ज़मीन से भारत को न्यूक्लियर थ्रेट दी है, आधी दुनिया को बर्बाद करने की न्यूक्लियर थ्रेट दी है। क्या जो प्रोफेशनल आर्मीज होती हैं, क्या उनके सीनियर ऑफिसर्स का ऐसा व्यवहार आप कैसे देखते हैं? आप इसको क्या समझते हैं? देखिए, प्रोफेशनल आर्मी एक अलग चीज होती है, आर्मी कंट्रोलिंग द नेशन एक अलग चीज होती है। तो जैसे हम बोलते हैं ना, एक कहावत है पाकिस्तान के लिए, सारे देशों के पास आर्मी होती है, यहाँ एक ऐसी आर्मी है जिसके पास पूरा देश है। तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं उस देश को। मतलब उसकी पॉलिसीज, उसकी पॉलिटिक्स, उसकी फॉरेन पॉलिसी, उसकी डोमेस्टिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, हर चीज तो आर्मी कंट्रोल कर रही है। अब अगर आर्मी कंट्रोल कर रही है तो आसिम मुनीर अपने आप को एक, आई थिंक जब वो कोर कमांडर की मीटिंग में होते होंगे तो शायद एक प्रोफेशनल सोल्जर की तरह बिहेव करते होंगे, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं वो कोर कमांडर मीटिंग से, वो एक पॉलिटिकल लीडर की तरह बिहेव करने लगे। तो मैं ये सोचता भी नहीं हूं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इज अ रिस्पॉन्सिबल सीनियर सर्विस ऑफिसर और ए रिस्पॉन्सिबल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। अगर वो ऐसे रिस्पॉन्सिबल होते तो ऐसे इररेशनल और ऐसे भड़काऊ बयान देने नहीं देते, और वो भी USA जाके। तो बेसिकली देखा जाए तो ये एक इंटरनल पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, जिसकी वजह से आसिम मुनीर इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। एक तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उन्हें बहुत मुश्किल हुई देशवासियों को बताने के लिए कि भाई हम जीत गए भारत से, ये उन्हें बहुत मुश्किल। इमरान खान जेल में है, वो सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर है। अब उनको जेल में रखना है तो कोई ना कोई तो बहाना बनाना होगा, कोई ना कोई तो ऐसा मुद्दा खड़ा करना पड़ेगा कि भाई जिससे कि पूरा देश का अटेंशन आपके ऊपर आ जाए और पूरी दुनिया की अटेंशन आपके ऊपर आ जाए।
बिकॉज दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहे, जिसमें कि मिलिट्री एक पॉलिटिकल लीडरशिप के नीचे काम करे, जो एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे भारत है उसमें करती है। आपने भारत में सुना है कभी भी कोई पॉलिटिकल बयान दे रहा है एक मिलिट्री ऑफिसर? लेकिन अगर आप पाकिस्तान को देखें, वहां सारे ही मिलिट्री ऑफिसर पूरी हिस्ट्री में पॉलिटिकल बयान देते हैं। तो उनको एक प्रोफेशनल मिलिट्री लीडर से कंपेयर करना गलत होगा, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं जो एक मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने। और जहां तक उनकी ये बात है कि यूएसए में जाके उन्होंने धमकी दी है, तो मुझे लगता है कि उसको एक है ना, वी शुड नॉट इवन कंसिडर इट, वी शुड जस्ट लेट इट पास। इसको जितना आप इम्पोर्टेंस दोगे, वो इम्पोर्टेंस वापस उन्हीं की तरफ जाएगा। और अगर हम सीडीएस का बयान लें जो उन्होंने ऑप सिंदूर के बाद दिया था, उन्होंने कहा था कि किसी ने भी न्यूक्लियर की बात नहीं की थी उन 5 दिनों में। तो ये सच्चाई वही है। बोलने के लिए, टू गेन पॉपुलैरिटी और टू गेन सम some, should I say, money और फंड्स और सपोर्ट, ये सब चीज़ें होती रहेंगी, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन पाकिस्तान की अब्रॉड रहती है जो काफ़ी पैसा भेजती है। उस पॉपुलेशन को एड्रेस करने के लिए कि भाई आपका देश जहां पैसा भेज रहे हैं वो सुरक्षित हाथों में है, ये सब कहा जाएगा। तो हमको इसके ऊपर ज़्यादा तूल नहीं देनी चाहिए। भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है और उसको पाकिस्तान पीछे खींचने की कोशिश करेगा। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि हम पीछे नहीं जाएं, हम आगे ही बढ़ते रहें, और वही हमारे देश के लिए बेटर रहेगा। और अगर फिर से सिंदूर होता है तो इससे कई गुना ज़्यादा चोट पहुंचानी चाहिए, ये मेरा मानना है। धन्यवाद एयर मार्शल कपूर, फेयर ऑब्जर्वर हिंदी के साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रोहन।